ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का इस्तकबाल करते हैं। और नाज़रीन, जैसा कि हमने आपको पहले से बताया कि बनारस एक ऐसी सीट है जहां पर सभी की निगाहें लगी हुई हैं और बनारस में हमारे नुमाइंदे सुनील ने बातचीत करी वहां मौजूद कुछ वोटरों से। में वोट पड़ने थे, अब तक नहीं पड़ सके हैं और ये कतारें सुबह से लगी हुई हैं। और जैसा कि हमारे पीछे देख रहे हैं, यहाँ पे इस पोलिंग स्टेशन पे 2 बूथ है और करीब 2600 वोट है। और जैसा कि कहा जा रहा है, अब तक करीब 20 से 25% तक वोट डाले जा चुके हैं। 8:30 बजे से यहाँ पे मतदान शुरू हुआ था, क्योंकि 1.5 घंटे तक ईवीएम की खराबी रही थी। सुरक्षा के भी खास बंदोबस्त किए गए हैं, क्योंकि यहाँ से भाजपा के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी प्रत्याशी हैं ही, जो आपके राष्ट्रीय सह तो नाज़रीन, जैसे कि हमने आपको बताया कि आज चुनाव का आखिरी मरहला है और इसमें सभी की तवज्जो जो है वो बनारस पर लगी हुई है। बनारस में सुबह से हमारे नुमाइंदे मौजूद हैं और वो वहां से अपडेट हमें दे रहे हैं। नाज़रीन, ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं उत्तर प्रदेश के जौनपुर से, जहां फिल्म अदाकार रवि किशन ने अपना वोट डाला और वोट डालने के बाद उन्होंने नुमाइंदों से भी बात करी। ये हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं जौनपुर से, जहां फिल्मों के अदाकार रवि किशन ने अपना हक रायदही का इस्तेमाल किया। अपनी जन्मभूमि, अपनी मातृभूमि, पुरखों की जमीन डी बाबा हैं। यहीं पे स्कूल पे हमारे बहुत पवित्र डी बाबा हैं, उनका आशीर्वाद। और वोटिंग करके बड़ा अच्छा लगा। ये वोटिंग का निशान मेरे चाचा, बाबा, मेरे प्रधान, मेरे बच्चे, सब स्कूल, मेरे साथी संगाती, हमारे छोटे बड़े, महिलाएं और पूरा गांव जुटा है। श्रीवास्तव जी हैं हमारी सिक्योरिटी, और बड़ा आनंद ले रहे हैं। अब जाएंगे अपने क्षेत्र में, चूंकि मछली शहर पड़ता है और यहाँ पे छोटी जाति, मतलब जो है ओबीसी, यही लोग, शेड्यूल कास्ट ही यहाँ पे कैंडिडेट हो सकते हैं। तो मैं बगल की उसमें जौनपुर में वहाँ सदर में हूँ, तो अब मैं अपने क्षेत्र में जाऊंगा, लेकिन बहुत अच्छा लग रहा है। तो क्या खास क्या आम, सभी ने अपने हक रायदही का इस्तेमाल किया है, अपने वोट का इस्तेमाल किया है। और इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं देवरिया से हमारे नुमाइंदे उमा शंकर। उमा, आपसे ये जानना चाहेंगे कि दोपहर का वक्त हो चुका है, अब तक क्या परसेंटेज निकल के सामने आ रही है? देखिए, देवरिया लोकसभा चुनाव में बहुत शांतिपूर्ण माहौल से हो रहा है। यहाँ पे पूरे तरफ से हर जगह से वोटरों के बढ़ने की बात कही जा रही है, लेकिन जो 2-3 सूचनाएं अभी तक प्राप्त हुई है, शुरुआती दौर में कुछ ईवीएम मशीन खराब हो गए थे, उनको भी ठीक करा लिया गया है। 11 बजे तक जो जिला प्रशासन ने वोटिंग प्रतिशत घोषित किया वो 26.92 है, अर्थात 27% कह सकते हैं। और सबसे पहली बात बता दें कि जो देवरिया लोकसभा क्षेत्र है या देवरिया जिला जो है वो बिहार राज्य की सीमा से सटा हुआ है और लगभग 110 किलोमीटर लंबा बिहार बॉर्डर है, उसको भी सील कर लिया गया। 22 बैरिकेडिंग लगाए गए हैं और जो सेंसिटिव इलाके हैं वहाँ पे सीआरपीएफ के जवान मुस्तैद कर दिए गए हैं। और जिस प्रकार से पूरे जिले में वोटिंग प्रतिशत चल रहे, उसे कहीं न कहीं एक शुभ संकेत
मिल रहा है, इसके लिए यहाँ के जिला निर्वाचन अधिकारी मणि प्रसाद मिश्रा ने व्यक्तिगत अनुरोध किया था। उन्होंने व्यक्तिगत तौर से चिट्ठी भिजवाई थी। इस प्रकार से दोपहर का समय हो गया है, इस समय कुछ मतदान प्रतिशत धीमी है, लेकिन जब सुबह हमने मतदाताओं से बात की थी, कुछ बूढ़े बुजुर्ग मिले थे, कुछ युवा मिले थे, उन सभी लोग का कहना कि एक तरह से जब सरकार जो भी सरकार है, जो भी गवर्नमेंट है, भ्रष्टाचार के खिलाफ वो एक जंग लड़ रहा है। सबको एक भ्रष्टाचार मुक्त चाहिए, युवाओं को रोजगार मिले। और जहाँ तक हम वृद्धों की बात करें, जो सीनियर सिटीजनशिप है, वो जब सुबह मॉर्निंग वॉक कर रहे थे तो वो मैंने देखा कि देवरिया जिला मुख्यालय का एक बूथ था, जिला पंचायत का 248 नंबर बूथ था, वहाँ पे सुबह ही मतदाता लगे। उनका कहना था कि पहले वो मॉर्निंग वॉक करके सीधे वोट डालेंगे। और मैंने स्वयं देखा कि वहाँ पे अभी वो मशीन अभी खोली भी नहीं गई थी, क्योंकि 7 बजे से वोटिंग होना है तो 6 बजे पहुंच जाने पर वोटिंग मशीन नहीं खोली जा सकती थी। तो जैसे वो लाइन पहले ही लग गई, खास करके चाहे मुस्लिम मतदाता हो, चाहे जिस बिरादरी के मतदाता, लोग अपने घरों से निकल रहे हैं, मतदान कर रहे हैं। और मतदान का प्रतिशत जो पिछले साल 45% था, उसको बढ़ाने की पूरी कोशिश की गई है। यहाँ पे मणि प्रसाद मिश्रा थे, उन्होंने व्यक्तिगत चिट्ठी पर, अगर हम मतदान प्रतिशत की बात करें तो जैसा कि हमने बताया कि आपको 27% मतदान हुआ है। और पूरे देवरिया जिले में 2422 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें 61 संवेदनशील और 27 असंवेदनशील है। और सबसे बड़ी बात है, जो यहाँ देवरिया जिला मुख्यालय में एक सेंटर है, BRD इंटर कॉलेज, वो जो है सबसे अधिक मतदान केंद्र वाला, वहाँ पे 10 मतदेय स्थल बनाए गए हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है, जो 17,555 ये नए मतदाता है जो पहली बार वोट डालेंगे, उनमें काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। अगर हम प्रत्याशियों की बात करें तो भाजपा के फारबान नेता है, जो एक अच्छे नेता माने जाते हैं, कल्लाद मिश्र, जो पूर्व राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, जो वहाँ बीजेपी से लड़ रहे हैं। सपा से पूर्व सांसद बालेश्वर यादव लड़ रहे हैं, कांग्रेस से सबा कुंवर लड़ रहे हैं, बसपा से नियाज अहमद लड़ रहे हैं, आपकी पार्टी से एक जज साहब लड़ रहे हैं, जिन्होंने बिहार से अरुण कुमार त्रिपाठी। तो इस बात से कह सकते हैं कि माहौल बहुत दिलचस्प है। अंतिम चरण का चुनाव हो रहा है और लगभग 1 बजे से अधिक का समय हो गया, लोग अपने घरों से निकल रहे हैं और वोट देने की अपील भी किया जा रहा है। और अभी हमारे जिलाधिकारी है, व्यक्ति से बात की, वो एक तहसील इलाके लाल में है, जहाँ पे कई प्रकार की सूचनाओं को संग्रहित कर उन पर कार्रवाई कर रहे हैं। और एक अभी तक अगर हम वीआईपी वोटरों की बात करें तो यहाँ पे रुद्रपुर विधानसभा क्षेत्र के 76 बूथ पे कनौली ग्राम सभा है, जहाँ पे कांग्रेस प्रवक्ता अखिलेश प्रताप सिंह ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। वही भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष प्रताप शाही ने अपने वोट का मताधिकार का प्रयोग किया है। और इस बार जो अभी तक हमको जो सूचना मिली, अभी थोड़ी समय हम लोगों ने देखा कि एक बड़ा विधानसभा क्षेत्र का 38 नंबर बूथ था, वहाँ पे 660 मतदाता जिन्होंने अपने मताधिकार का बहिष्कार किया है। इस सूचना पर जिला प्रशासन के सारे अधिकारी मौके पे पहुंच गए, उनके मान मनोबल का दौर चल रहा। उनका यही कहना है कि गांव में विकास नहीं हुआ। जी उमा, आपसे ये जानना चाहेंगे कि ये तो एक गांव की आपने बात बताई जहां के लोगों ने वोटिंग का बहिष्कार किया है, उसके अलावा जो आम तौर पर आपकी वहां वोटर से जो बातचीत हुई होगी, उसमें कौन कौन से अहम इश्यूज निकल कर आए? वोटर जो है वो अपना वोट किन इश्यूज पर दे रहे हैं? देखिए, जैसे ऐसे इश्यूज की बात करें तो देवरिया जनपद 1-2-3 चीजें मैं बहुत बात बताता हूँ। यहाँ पे एक इंसेफ्लाइटिस का बहुत बड़ा मुद्दा है। हर साल सैकड़ों बच्चे इस बीमारी से काल कलुषित होते हैं। जैसा कि अभी जो लास्ट 10 तारीख को जो विधानसभा भारतीय जनता पार्टी के उसमें नरेंद्र मोदी आए थे, उन्होंने एम्स बनवाने की बात कही थी। तो एक इंसेफ्लाइटिस मुद्दा यहाँ बड़ा है, साथ ही एक बाढ़ का बहुत बड़ा मुद्दा है, क्योंकि रुद्रपुर माने, बरहज माने, ये यहाँ पे घाघरा और राप्ती नदियां हर साल कल कलुषित करती है, सैकड़ों बेघर होते, लेकिन नेता हो चाहे जिला प्रशासन के अधिकारी हो, यहाँ पे कोई सुविधा नहीं करते। बिजली, सड़क, पानी, ये 3 मूल समस्याएं। सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे एड्स जैसी संक्रामक बीमारी का भी ये जिला जो है यूपी के टॉप 10 जिलों में आता है। हर साल रेड रिबन एक्सप्रेस आती है। उस पर स्वास्थ्य की जो एक बुनियादी सुविधा है वही बात करते हैं। साथ में यहाँ पे परिवहन जैसी समस्या है, गरीबी है, और सबसे बड़ी बात माने एक मुसहर जाति होती है जो आज के जमाने में नहीं, जो कभी घास पात और मट्टी और कीड़े खा के अपना पालन करते थे। हालांकि उन्हें कुछ जागरूकता आई है, लेकिन जिस प्रकार से विकास की धारा सरकारें देती है, वो विकास की धारा वहां नहीं पहुंच सकी। तो एक विकास बहुत बड़ा मुद्दा है। साथ ही इंसेफ्लाइटिस जो स्वास्थ्य के बीमारियों के बारे में बात करते हैं, मुद्दा बना हुआ है। बिजली सबसे बड़ी समस्या है, क्योंकि बिजली आती नहीं है, शहरों में बिजली मिलती है। अगर हम जिला मुख्यालय शहर की बात करें तो यहाँ एक ट्रैफिक बहुत बड़ी समस्या है। यहाँ का पानी प्रदूषित हो चुका। दूसरी बात, देवरिया जिले को कभी चीनी का कटोरा कहा जाता था। यहाँ पे कई 5 से अधिक चीनी मिलें हुए करती थी, लेकिन इस जिले की सारी चीनी मिलें बंद है। सिर्फ एक बजाज शुगर चीनी मिल बंद है, माफ कीजिएगा, बजाज शुगर मिल चालू है। वहाँ पे किसान अपनी गन्ना को
देते हैं, पैसा लेते हैं। लेकिन वहां भी सबसे बड़ी विडंबना है कि जो करोड़ों रुपए आज भी शुगर मिल दबा के बैठा, तो किसानों की एक बहुत बड़ी समस्या है कि जो गन्ने की खेती जहाँ भारी मात्रा में यहाँ देवरिया जिले में की जाती थी, लेकिन वो नहीं हो पा रही है। तो गन्ने की जो समर्थन मूल्य मिलना चाहिए वो किसानों को नहीं मिल पा रहा है। तो किसानों की तरफ से एक बड़ी समस्या हो सकती है ये गन्ने की। जी उमा, ये तो रही उन समस्याओं की बात जिनको लेकर वहां का वोटर जो है वो अब अपना वोट इस्तेमाल करना चाह रहा है या इस्तेमाल कर रहा है। अब आपसे ये जानना चाहेंगे कि वहां पे कौन कौन से अहम लोग हैं जिनकी किस्मत जो है वो आज ईवीएम में बंद हो रही है, किन किन के बीच मुकाबला है? देखिए, यहाँ पे कुल मिलाकर 15 प्रत्याशी मैदान में उतरे हुए हैं, लेकिन सबसे दिलचस्प मुकाबला जो यहाँ पे हमको देखने को मिल रहा है भारतीय जनता पार्टी और बसपा के इलेक्शन लड़ा। अगर हम पार्टियों की बात करें तो सबसे पहले अगर हम कल्याण मिश्रा की बात करें तो उनके ऊपर एक आक्षेप लगा था कि वो बाहरी नेता है, लेकिन बाद में भारतीय जनता पार्टी ने बहुत अच्छी तरीके से इसको मैनेज किया, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष इसी जिले के रहने वाले, उन्होंने भी अपने को चुनाव लड़ने की अपील की थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें ठुकरा दिया। और कल्याण मिश्रा जो इस समय गोमती नगर के विधायक है वो यहाँ पे इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो एक बाहरी जो हम कह सकते हैं प्रत्याशी यहाँ पैरासूट से उतारे गए, तो ये कल्याण मिश्रा के ऊपर इफेक्टेड करता है। अगर हम बात करें समाजवादी पार्टी की, बालेश्वर यादव, ये एक बार समाजवादी पार्टी से सांसद रह चुके हैं, लेकिन बाद में इन्होंने पार्टी बदल ली थी। उसके बाद समाजवादी पार्टी ने जब यहाँ पे सबसे पहले एक सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी रमेंद्र त्रिपाठी को इलेक्शन में उतारा था, लेकिन बीच में किन्हीं कारणों से उनका टिकट काट के बालेश्वर यादव को दिया गया था। उसी समय बालेश्वर यादव ने समाजवादी पार्टी को ज्वाइन किया था, उनको दिया गया। अगर हम कांग्रेस की बात करें तो सभा कुमार एक प्रत्याशी है जो कुशवाहा वोट बैंकों पे खास रखते हैं, लेकिन ये भी दल बदलू नेता माने जाते हैं, क्योंकि एक बार इन्होंने बहुजन समाज पार्टी से इलेक्शन लड़ा था। बाद में जब भाजपा रानी चुनाव हुआ तो बीएसपी ने इनको टिकट नहीं, तो निर्दलीय चुनाव अखाड़े में लड़ गए। उसके बाद इन्होंने कांग्रेस का हाथ का पंजा थाम लिया और ये देवरिया लोकसभा के प्रत्याशी बनाया गया है कांग्रेस के। अगर हम बसपा की बात करें तो शुरुआती दौर में बसपा ने यहाँ पे कमलेश शुक्ला ब्राह्मण आदमी को अपने तरफ खींचते हुए प्रत्याशी को मैदान उतारा था, लेकिन कुछ समय बाद ही उनका टिकट काट के एक मुस्लिम चेहरे नियाज अहमद को टिकट दिया गया था। अगर हम आम आदमी पार्टी की बात करें तो यहाँ पे देवरिया जिला में एडीजे तृतीय थे अरुण कुमार त्रिपाठी, उन्होंने बिहार ले लिया और उन्होंने आम आदमी पार्टी से चुनाव लड़ने की बात कही और चुनाव लड़ रहे हैं। तो इस प्रकार से देखा जाए कि जो जिले में 5 ऐसे प्रत्याशी हैं, 5 ऐसे प्रत्याशी हैं जिनसे बीच मुकाबला होने वाले, लेकिन जो कड़ा मुकाबला हम लोग को देखने को मिल रहा है वो कल्याण मिश्रा और बीएसपी से मिल रहा है। तो इसे कहीं न कहीं दिलचस्प मुकाबला हो, क्योंकि कल्याण मिश्रा की तरफ भारतीय जनता पार्टी की 60 बात लगी है। इसके पीछे सबसे बड़ी बात है कि पूर्व राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी ने उनको यहाँ से उतार के एक ब्राह्मणत्व की जो वोट बैंक को बंटने की कगार पे तो उसको खींचने की कोशिश की गई है। वही मुस्लिम चेहरे को बीएसपी ने उतार करके वोट की गई है, क्योंकि जो यहाँ पे जो लोकसभा विधानसभा क्षेत्र है वो देवरिया सदर है, पतरदेवा है, रामपुर कारखाना है, फाजिलनगर है, पंकुल, जिन पर 2 पर जो समाजवादी पार्टी के नुमाइंदे खड़े हैं, एक पे कांग्रेस के नुमाइंदा फैज जमादारा, वही एक पे भारतीय जनता पार्टी के विधायक है। तो एक बार से कहा जा सकता है कि जो तस्वीर खुल के सामने आएगी 16 मई को बहुत दिलचस्प मुकाबला होगा और 15 प्रत्याशियों का जो भाग के फैसले हैं वो आज ईवीएम में 6:30 बजे तक बंद हो जाएंगे। मतदान की शुरुआत बहुत अच्छी तरीके से हुई, सुबह लोग लाइन में लगे और खास करके लोगों में बहुत बड़ा उत्साह है कि मतदान पैसे। हम भी अपने चैनल के माध्यम से इस बात की अपील करते हैं, जो हमारे दर्शक अभी तक वोट नहीं देने गए हैं वो पहले मतदान करे तब हमने कोई काम करे, क्योंकि ये इस पर्व को यहाँ पे जिला निर्वाचन अधिकारी ने बहुत तगड़े से लिया। उन्होंने साफ तौर से कहा है कि ये कोई चुनाव नहीं, वो कोई इलेक्शन नहीं कर रही है, ये चुनाव इलेक्शन कमीशन इसे एक पर्व के रूप में मान रहा है। तो कहीं न कहीं सबसे बड़ी बात है और प्रतिशत बढ़ाने की बात होगी। जी उमा, आपने मुस्लिम चेहरे की बात करी, तो जाहिर सी बात है ये इलाका जो है यहाँ पे कहीं ना कहीं माइनॉरिटी वोट जो है वो भी काफी अहमियत रखता है। तो क्या उनके जो इश्यूज हैं, उनके जो मसले हैं वो कहीं ना कहीं हल होते दिखाई दिए हैं या उनके लिए वादे कुछ किए गए हैं? इस बारे में जो माइनॉरिटीज अपना वोट दे रहे हैं उनसे आपकी बात हुई होगी, उनका क्या कहना है?
देखिए, हम सबसे पहले जो यहाँ देवरिया जिले की जो देवरिया लोकसभा सीट की जो 2 विधानसभाएं आती हैं, पथरदेवा और रामपुर कारखाना सीट, इसमें मुसलमान बाहुल इलाके माने जा सकते हैं और दोनों सीटों पे रामपुर कारखाना पे मुस्लिम महिला गजाला लारी जो दर्जा प्राप्त मंत्री है वो है जीती हुई है, समाजवादी पार्टी से यहाँ पे है विधायक है। वही पथरदेवा से पूर्व मंत्री शाकिर अली विधायक है। तो जो हमारे मुस्लिम मतदाताओं से बात है, उनकी सबसे बड़ी समस्या है कि उनके क्षेत्रों में विकास नहीं होता है, उनको शुद्ध पानी नहीं मिलता, और जो एक बेरोजगारी की समस्या वो बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि हमने लगातार इस बात को देखा है कि लोग यहाँ से विदेश जाते हैं, विदेश कमाने जाते हैं। तो जो यहाँ पर देवरिया जिले में जो आय के साधन है वो आय के साधन नहीं है, साथ में उनको जो योजनाएं चलाई जाती है योजनाओं का सही तरीके से उनको नहीं मिल पाता है लाभ। तो कहीं न कहीं जो ये इलाका है वहाँ पे एक उद्योग धंधे मुस्लिम बाहुल इलाकों में चाहिए, साफ सफाई चाहिए, सड़कें चाहिए, बिजली चाहिए, पानी चाहिए, और सबसे बड़ी एक बेरोजगारी बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न होती है जो उनको चाहिए। माइनॉरिटी का साफ से जो हमने बात की उनका साफ कहना है कि एक बेरोजगारी और भ्रष्टाचार अगर ये नेता खत्म कर दे तो वो बहुत अच्छे सफल हो जाएंगे। लेकिन जिस प्रकार से मुस्लिम बाहुल इलाकों में मुस्लिम मतदाताओं पे राजनीतिक पार्टियां अपना वोट फेंकती है, वो कहीं न कहीं उससे बहुत बड़ी घबराहट है, क्योंकि समाजवादी पार्टी और लगातार मुस्लिम बाहुल इलाकों का दौरा करती रहती है और इन दोनों सीटों पे समाजवादी पार्टी के नुमाइंदे हैं, तो कहीं न कहीं इफेक्ट तो पड़ेगा समाजवादी पार्टी में। लेकिन जिस प्रकार से एक बकौती मानी जाती है, एक खिलौना माना जाता है मुस्लिम मतदाता को, वो कहीं न कहीं इफेक्ट करेगा। अगर जिस प्रकार से बीएसपी ने जो मुस्लिम चेहरे को दांव लगा के खेला है नियाज अहमद को, वो कहीं न कहीं इस पूरे मामले में गंभीर विषय है और मुस्लिम जो समस्याएं हैं वो इस प्रकार होती है। जी उमा, ये तो रही सियासी पार्टियों की, पॉलिटिकल लीडरों की बात। अब हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि क्या अभी तक वहां पर किसी तरह के ईवीएम में गड़बड़ी की कोई इत्तला है या फिर वोटर लिस्ट में किसी का नाम नहीं है, तो इस तरह की कोई परेशानियां सामने आई हैं? देखिए, सुबह हमने बताया था जिला मुख्यालय का जो बूथ संख्या 200 सदर का 238 था वो खराब हुआ था, वहाँ बीच की आवाज नहीं आ रही थी, उसको तत्काल ठीक कर लिया गया। वहीं हम अगर पथरदेवा इलाके की बात करें तो बूथ संख्या 160, बूथ नंबर 3, सदर की बात करें तो बूथ संख्या 126, रामपुर कारखाना की बात करें तो बूथ संख्या 11-12 ईवीएम मशीन शुरुआती दौर में खराब हो गए थे, लेकिन जिला प्रशासन की एक अच्छी पहल के नाते कुछ ही समय में वो बीमारियां, वो जो टेक्निकल फॉल्ट थे वो खत्म हो गए, क्योंकि जो मतदान इससे कहीं न कहीं बाधित हो रहा था, लोग हौ हल्ला मचा रहे थे, लेकिन थोड़े समय बाद मतदान बाधित हुआ था, लेकिन बाद में ईवीएम मशीन सही हो गई। बहुत जगह शिकायतें आई हैं कि उनका किसी का नाम वोटर लिस्ट में है, किसी का फोटो वोटर लिस्ट में नाम नहीं है, किसी का फोटो गड़बड़, तो कहीं कहीं ये सब गलतियां सबसे आई है। लेकिन वहाँ पे जो पीठासीन अधिकारी है, जो वहाँ पे अधिकारी लगे हैं, जो 16 क्रमांक दिए गए जिस पर आपको वोट डालने की बात कही गई है, वो अगर परिचय पर दिखा ले तो वो कुछ समय के लिए भले मतदान न दे सके, लेकिन थोड़े समय बाद क्लियर हो जाने पर सारी बातें वो मतदान अपना दे रहे हैं। तो इसमें जो समस्या यही आ रही है कि उनके नाम तो जरूर है, लेकिन कहीं न कहीं वोट नहीं डाल पा रहे, लेकिन थोड़े समय बाद जो है वोट डालने की बात हुई। और अपने दर्शकों को इससे पहले एक बात और बता दें, अभी जो हमें सूचना प्राप्त हुई है, लार सलेमपुर विधानसभा क्षेत्र के बूथ संख्या 238 जो लार इलाके में पड़ता है, वहाँ पे एक एसओ अनिल सिंह है जो लगातार एक विशेष पार्टी के पक्ष में वोट देने की दबाव बना रहे थे। ग्रामीणों ने इस पूरे मामले में बखेड़ा खड़ा किया है और हो हल्ला मचा है। हालांकि एसपी ने इस पूरे मामले को संज्ञान में लिया है और कार्रवाई के संकेत दिए हैं। और जो सूचना तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो सभी जगह की तरह देवरिया में भी लोगों की एक ही मांग है कि वहां पर डेवलपमेंट किया जाए, बेरोजगारी हटाई जाए, करप्शन जो है वहां पर उसको दूर किया जाए। वादे तो बहरहाल बहुत कुछ किए गए हैं, अब क्या होगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। और नाज़रीन, अब हम देखेंगे कि सत्यव्रत चतुर्वेदी ने क्या कहा। का जो आंकड़ा 300 के तो खैर छोड़िए, 272 के जिस आंकड़े की बात भारतीय जनता पार्टी कर रही है वो एक अफलातूनी आंकड़ा है। केरल, तमिलनाडु, पौंडीचेरी, कर्नाटक, आंध्रा, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और पूरे नॉर्थ ईस्ट, इतने राज्यों में, करीब 15 राज्यों में तो भारतीय जनता पार्टी को 15 सीट भी मिल पाएगी, इसमें भारतीय जनता पार्टी को ही शक है।
नाज़रीन, जैसा कि हमने आपको पहले बताया था कि यूपी में लैपटॉप पर अखिलेश यादव की तस्वीर के साथ वहां पर वोट डालने के लिए लोग पहुंचे थे। इस पूरे मामले पर केसी त्यागी का क्या कहना है, आइए जानते हैं। यहाँ सब पार्टियों के सब उम्मीदवार अपने अपने जोहर दिखाने में लगे हैं और चुनाव आयोग को जितना सख्त होना चाहिए था वो शक्ति चुनाव आयोग ने नहीं दिखाई। अगर एक या दो उम्मीदवार डिस्क्वालिफाइड हो गए होते तो किसी पार्टी के नेता की या उम्मीदवार की ये स्थिति नहीं होती जो अब हो रही है। नाज़रीन, जैसा कि हमने आपको बताया कि आजमगढ़ में आज चुनाव हो रहे हैं, बहुत सेंसिटिव सीट है, यहां पर सभी की निगाहें लगी हुई हैं। आजमगढ़ के डीएम का मीना शर्मा का इस बारे में क्या कहना है, आइए जानते हैं। की दृष्टि से हमें सजग रहने की आवश्यकता थी, उसी के हिसाब से हम लोगों ने डिप्लॉयमेंट किया है और आज उसी का नतीजा है कि दोपहर अभी करीबन 1 बजने को आया तो यहाँ पर अभी तक कुछ भी बड़ी घटना उल्लेखनीय घटना सामने नहीं आई है। सुबह सुबह कुछ ईवीएम्स खराब होने की सूचनाएं मिली थी जिनको कि समय से रिप्लेस करवा दिया गया था और छुटपुट इंसिडेंट्स जिसमें कि कुछ लेखनीय नहीं है उनको भी तत्काल निराकरण किया जा रहा है। अभी तक अमूमन शांतिपूर्ण मतदान चल रहा है। अगर कहीं से रीडिंग में इस तरह की कोई सूचना अभी तक इस तरह से कोई कहीं से सूचना प्राप्त नहीं है। जहां कहीं भी अगर एक पार्टी के सिर्फ एक ही पोलिंग एजेंट रह रहे हैं तो वहां पर हम लोग खुद ही सजग होके प्रशासन वहां पर हमारे मैजिस्ट्रेट्स वहां पर सजग होके सब जगह कार्रवाई कर रहे हैं। और नाज़रीन, हमारे पास जो इत्तलात आ रही हैं उसके मुताबिक अभी तक मगरबी बंगाल में 40% के भेजा था कि आप काशी से चुनाव लड़े, क्योंकि आप जैसा व्यक्तित्व अगर यहां से लड़ेगा तो काशी के दिन फिरेंगे। मगर जवाहरलाल नेहरू ने उसकी पत्र का जवाब नहीं दिया। उसके बाद उन्होंने पुनः एक बार इंदिरा गांधी को ये पत्र लिखा कि आप यहां से इलेक्शन लड़े ताकि यहां का स्वरूप बने। और राजनीति में जिस तरह रायबरेली, अमेठी और इलाहाबाद का जिक्र आता है तो काशी का भी जिक्र है, क्योंकि काशी का जिक्र सिर्फ लोग जब मोक्ष प्राप्त करना हो तो ऐसा कहा जाता है कि अगर मोक्ष प्राप्त करना हो तो यहाँ नाम मात्र से ही, यहाँ का आचमन लेने से ही मोक्ष प्राप्त हो जाता है, ऐसा माना जाता है। मगर इन तीनों नेताओं ने रघुनाथ सिंह की नहीं सुनी और 1977 में यहाँ एक बार फिर यहाँ एक कम्युनिस्ट पार्टी के नेता ने एक अपने कम्युनिस्ट लीडर को यहाँ लेटर लिखा था कि इसे कुल मिला के 52 से लेके आज तक 62 वर्ष हो गए। 62 वर्ष में पहली बार ऐसा मौका मिला है काशी को कि काशी की इस धरती पर 15 दिन के अंदर 12 रोड शोज हुए, 300 से ज्यादा बड़े छोटे नेता आए और 25 से ज्यादा फिल्मी हस्तियां यहाँ मौजूद हुई और लगभग 75 से ज्यादा नुक्कड़ नाटक किए गए अपने नेताओं के पक्ष में। तो आप समझ सकते हैं कि काशी की आज की डेट में लोगों के जहन में क्या तस्वीर होगी। जिस काशी के साथ सौतेला व्यवहार नेताओं ने किया, सिर्फ वोट कार्ड के लिए मुस्लिम्स को यूज किया गया, भूमियारों को यूज किया गया, ठाकुरों को यूज किया गया, ब्राह्मण्स को यूज किया गया, दलित को भी यूज किया गया। लेकिन इन सब के अलावा सिर्फ इन्हें इलेक्शन से पहले और इलेक्शंस के 2 दिन बाद तक, जीतने के बाद तक लोगों ने याद किया। उसके बाद नेताजी पार्लियामेंट में और जनता उनके नॉर्थ एवेन्यू और साउथ एवेन्यू हाउस में ठोकर करती हुई। जी अमित, तो ये तो रही तमाम सियासत की बात, पॉलिटिक्स की बात। इस तमाम बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब आप वहां मौजूद हैं तो जाहिर सी बात है बनारसी पान का मजा तो आप वहां जरूर लेंगे। तमाम बातचीत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन, ये थे हमारे नुमाइंदे अमित गंजू जो कि हमें काशी से, बनारस से हमें तमाम तस्वीर जो है वो बता रहे थे, किस तरह का वहां लोगों का जहन है और हकीकत जो है वो क्या है। वो सारी तस्वीर इस वक्त अमित ने हमारे सामने रखी। फिलहाल वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका इस्तकबाल करते हैं। नाज़रीन, जैसा कि हम आपको बार बार बता रहे हैं कि बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहां पर वोटर्स को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि इंतजामिया एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से उसे दूर करने की भी कोशिश करी है, लेकिन उसके बावजूद भी शिकायतें जो है वो मुसलसल आ रही हैं। चाहे वो ईवीएम में खराबी की बात हो, वोटर लिस्ट में नाम न होने की बात हो। इसी तरह की एक शिकायत जो है वो आई थी बनारस से, जहां पर वोटर्स ने एहतजाज किया था। आइए जानते हैं कि आखिर उनके एहतजाज की वजह क्या रही।
गया है। जो हमेशा से वोटर लिस्ट में नाम रहे हैं, वो यहाँ के वोटर रहे हैं, आज उनके इस बार ऐसा किया गया है कि वो वोटर लिस्ट से उनके नाम काट दिए गए, क्योंकि ये वो जानते हैं कि उनके वोट कहाँ पड़ने वाले, इसलिए जानबूझ करके ये किया गया है कि मुस्लिम भाई बंधु हमारे वोट न डाल सके। पहचान पत्र बना हुआ है और वोट एक को नहीं आया। हमारे घर में 25 आदमी है तो 25 में एक वोट आया है, तो क्या ये होगा? हम लोग का वोट कटेगा क्या चीज के लिए बना ये? मुस्लिम एरिया में ऐसा है 50-50 घर में सिर्फ 4 वोट आया, 75 घर में 5 वोट आया है, सिर्फ मुस्लिम एरिया में वोट कटा है। ऐसा आखिर क्यों हो रहा है? हमारे पास है, हम वोट दे चुके, ये हमारी माँ का हर साल आता है, इस साल क्यों नहीं आया? हमारे घर 12 वोट है, खाली 3 वोट आया है, ये सब क्यों हो रहा है ऐसा? तो नाज़रीन, ये थे बनारस के कुछ वोटर्स जिनका नाम वोटर लिस्ट पे नहीं था। ये अपना वोट देने के लिए गए थे, लेकिन इसके बावजूद किसी न किसी वजह की बिना पर इन्हें अपना वोट डालने नहीं दिया गया। और अब हम एक बार फिर रुख करेंगे बंगाल का, जहां पे सौरभ गांगुली ने भी अपने वोट का इस्तेमाल किया। क्रिकेटर सौरभ गांगुली अपने वोट डालने के लिए वहां पहुंचे और उनके साथ हम उनके अहले खाना को देख सकते हैं। उनकी अहलिया डोना गांगुली ने भी अपना वोट डाला। सौरभ गांगुली और उनकी वाइफ डोना गांगुली ने बंगाल में अपने वोट का इस्तेमाल किया। और नाज़रीन, बंगाल की अगर हम बात कर ही रहे हैं तो इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुकी हैं शबाना। जी शबाना, इस वक्त का क्या अपडेट है आपके पास? देखिए, जिस तरह से वोटिंग चल रही है बंगाल में, काफी अभी भी बहुत सारे पोलिंग बूथों के बाहर अभी भी लंबी लाइन देखी जा रही है और लोग जो है वो वोट डाल रहे हैं। अब तक जो है वो 58% कहा जा रहा है इलेक्शन कमीशन की तरफ से। 58% से 62% वोट डाले जा चुके हैं। 6 बजे तक वोट डाले जाएंगे, तो जैसे जैसे और भी वक्त गुजरेगा वोटिंग परसेंटेज जो है वो और भी बढ़ सकता है। लोग जो है वो वोट डालने के लिए घरों से निकले हैं और काफी भीड़ देखी जा रही है। जी है ना शबाना, आपसे ये जानना चाहेंगे कि वहां से कुछ छिटपुट जो नाखुशगवार वाकयात हैं उनकी भी खबरें आई थी, तो इस तरह की जो खबरें आई थी उनके बारे में क्या तफसील है आपके पास? देखिए, कुछ बंगाल के कुछ अजला में इस तरह के वायलेंस हुए हैं। खासकर हावड़ा और 24 परगना के कुछ इलाकों में, भांगुर इलाकों में गोलियां चलाई गई हैं, जिसकी वजह से माहौल जो है वो काफी तनाव में देखे जा रहे हैं। यहाँ पर शहर में भी, कोलकाता शहर में भी सियासी लीडरान ने मजम्मत की है और इस तरह के वायलेंस पर काबू पाने की मुतालबा किया गया है। इलेक्शन कमीशन ने भी चौकन्ना रहने की हिदायत दी है। सिक्योरिटी के इंतजाम को और भी चौकस किया गया है। वो इस तरह से देखा जा सकता है कि अभी कुछ देर पहले ही बहुत सारे इलाकों से, जो हसास इलाके हैं, जो इफेक्टेड इलाके हैं, वहाँ रैक उतारी गई है। हालांकि कोई हंगामे वहाँ पे नहीं हुए, लेकिन उसके बावजूद जो अजला में जिस तरह के वायलेंस हुए, गोलियां चली, लोग जख्मी हुए, उसके बाद ही शहर में भी काफी सिक्योरिटी जो है वो काफी टाइट कर दी गई है और पेट्रोलिंग के जरिए रैक जो है वो पूरे इलाके को जो है वो अपने कंट्रोल में रखे हुए। जी शबाना, आपसे ये जानना चाहेंगे कि दोपहर हो चुकी है, अभी तक वोटर जो हैं वो अपने वोट डालने के लिए पहुंच रहे हैं, तो उन्हें किस तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है? देखिए, आज जैसे वोटिंग के दिन छुट्टी का माहौल होता है तो कुछ भी ट्रैफिक का तो कोई मसला पेश नहीं आता, लेकिन गर्मी की वजह से वो परेशान है। लेकिन उसके बावजूद अगर पोलिंग बूथ के बाहर एक लंबी लाइन सुबह से ही अब तक अगर दिखाई देती है, तो इससे समझ में आता है कि लोग सारी परेशानियों को पीछे रखकर वोटिंग के लिए आ रहे हैं, क्योंकि लोग चाहते हैं कि वो एक मजबूत हुकूमत तश्कील करे और हुकूमत की तश्कील में उनकी भी नुमाइंदगी हो। यही वजह है कि लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं और बहुत सी मुश्किलात है, खासकर गर्मी बहुत ज्यादा है। इसके बावजूद लोग निकले हैं। हालांकि सियासी जमातों की जानिब से, हर सियासी पार्टियों की जानिब से लोगों को लाने और ले जाने के लिए कुछ इंतजाम किए गए हैं, लेकिन उसके बावजूद गर्मी से जो है वो मुकाबला करते हुए लोग वोट डाल रहे हैं और काफी एक्साइटेड। जी है ना जी शबाना, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन, ये थे कोलकाता से हमारी नुमाइंदा शबाना, जो कि बता रही थी कि वहां लोगों को दिक्कतें जरूर आ रही हैं मौसम की वजह से, लेकिन उसके बावजूद वहां पर लोग बड़ी तादाद में निकले हैं अपने वोट का इस्तेमाल करने के लिए। और अब हम बात करेंगे वैशाली में मौजूद अपने नुमाइंदे जी
बात करेंगे हम वहां मौजूद अपने नुमाइंदे विमल पाठक से। जी विमल, ये बताइए कि इस वक्त क्या आपके पास ताजा जानकारी है? दोपहर हो चुकी है, मौसम जो है वो काफी असर अंदाज हो रहा है। जी बिल्कुल, जो देखिए जो ताजा अपडेट है वो ये है कि 40% के आसपास यहाँ पे वोट डालने का काम हो चुका है और जो कि निश्चित रूप से जिस तरीके का मौसम है उसके हिसाब से ये वोटिंग परसेंट पोल का जो टाइम है वो खत्म होते होते तक ये ट्रेंड अगर बरकरार रहा तो वो 60% के पार चला जाएगा। और अभी मरबंद प्रखंड है, वैशाली लोकसभा क्षेत्र का, मुजफ्फरपुर जिले में पड़ता है, वहां से सरैया की तरफ हम रवाना हुए हैं और तमाम बूथों पे हम देख पा रहे हैं कि इस कड़ी चिलचिलाती धूप के बावजूद महिलाएं और पुरुष जो है कतारबद्ध हैं, तो ये अपने आप में एक बड़ी बात है। और तमाम दूसरे जगहों के मुकाबले ये बताया जा रहा है कि वैशाली का जो पोल परसेंटेज है वो ज्यादा जा रहा है। शुरू से ही जो रुझान है मतदाताओं का वो बढ़ा हुआ है, तो ये स्थिति बनी हुई है अभी ही ना। जी विमल, एक बार फिर हम ये जानना चाहेंगे कि कौन कौन से अहम लीडर्स हैं जिनकी किस्मत जो है वो आज ईवीएम में बंद हो रही है? देखिए, कांग्रेस आरजेडी अलायंस के रघुवंश प्रसाद सिंह वो हैं जो कि निवर्तमान यहाँ के मौजूदा वो सांसद भी हैं, तो वो हैं। उसके अलावा बीजेपी और लोक जनशक्ति पार्टी एलजेपी जो एक मोर्चा है उसके अलायंस के रामा किशोर सिंह उर्फ रामा सिंह है मैदान में, तो एक वो दूसरे मोर्चे पे हैं। और तीसरी तरफ जो एनडीए बिहार में अलग हुआ, एनडीए के दो धड़े अलग हुए, जेडीयू और बीजेपी, तो जेडीयू ने भी अपना उम्मीदवार बना रखा है विजय कुमार साहनी को, तो वो तीसरे मोर्चे पर हैं। और जेडीयू से बगावत करके जेडीयू छोड़ के इंडिपेंडेंट के तौर पर मैदान में अन्नू शुक्ला हैं। तो चतुष्कोणीय यानी कह सकते हैं कि 4 मोर्चों की यहाँ लड़ाई आजमाने की कोशिश दिख रही है। कुल 22 उम्मीदवार हैं, उसमें से 2 महिला वोटर हैं जी। तो लेकिन जो 4 हैं मोर्चे, वो 4 अहम मोर्चे दिखाई दे रहे हैं। इनके बीच जो है आज इनका जो मुकद्दर है ये आज देर शाम तक ईवीएम में कैद हो जाएगा। यही ना। जी विमल, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन, ये थे हमारे नुमाइंदे वैशाली से विमल, जो कि बता रहे थे कि अभी तक जो ताजा अपडेट है उसके मुताबिक 40% तक वहां पर पोलिंग रिकॉर्ड करी गई है और लोगों की भारी जो कतार है, लोग भारी तादाद में पोलिंग स्टेशन पर मौजूद हैं अपने वोट का इस्तेमाल करने के लिए। और जाहिर सी बात है, जब इतनी बड़ी तादाद में लोग हैं तो शाम तक ये जो पोलिंग परसेंटेज है ये यकीनन बढ़ जाएगा। तो नाज़रीन, हमने पूरी कोशिश करी कि जहां जहां पर भी इंतखाबात हो रहे हो उसकी पल पल की खबर हम ईटीवी के जरिए आपको दे सके। हमारे तमाम रिपोर्टर्स, तमाम स्ट्रिंगर्स चप्पे चप्पे पर फैले हुए थे, जहां से हमने पल पल की जो रिपोर्ट है वो हमने आपको देने की कोशिश करी। हम आपको बताएं कि आज 3 अहम रियासतों मगरबी बंगाल, बिहार और यूपी की 41 पार्लिमानी सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं, जिसमें यूपी में सबसे ज्यादा सीटें हैं और यूपी पर सभी की नजरें भी लगी हुई हैं। अगर हम बनारस की बात करें तो वो काफी हाई प्रोफाइल सीट मानी जा रही है। साथ ही साथ आजमगढ़ जो है उसको भी काफी इंपॉर्टेंट माना जा रहा है। उसके अलावा कोलकाता है, बिहार है, ये तमाम जो सीटें हैं यहां पर सबकी नजरें लगी हुई हैं। हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। इजाजत दीजिए, आदाब।